नमस्कार दोस्तों, नवो एकेडमी में आप फिर से एक बार गुमान सिंह के साथ हैं। पिछले वीडियो में हमने 7 क्वेश्चंस अर्थात 7 प्रश्नों पर चर्चा की थी मित्रों, और 7 प्रश्न के जवाब मैंने अपनी भाषा में देने की कोशिश की थी। आशा है आपने उसे नोट डाउन किया होगा। अब हम 8वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कक्षा 7 का पहला अध्याय है ये इतिहास की किताब का हमारे अतीत द्वितीय। प्रश्न संख्या 8 ये कहता है मित्रों, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले यह समझिए कि सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य उस समय के जो बड़े साम्राज्य थे उनके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द था। मध्यकाल का मतलब वही 1000 वर्षों के दौरान 700 से 1700 ईस्वी के बीच की बात हो रही है। तो मध्यकाल में चोल गुलाम वंश, जो दिल्ली सल्तनत जो तीसरे चैप्टर की विषय वस्तु है, चोल गुलाम और मुगल जैसे राजवंशों को सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहा गया। ये साम्राज्य बहुत बड़े यानी कि विस्तृत थे। कालांतर में मतलब समय के साथ अनेक छोटे छोटे राज्य इनसे स्वतंत्र हो गए और क्षेत्रीय राज्य बने। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए कि जो पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने समस्याएं आती थी उनके बारे में आपको बताना है। सीधा सीधा इसका आंसर है कि पांडुलिपियां या दस्तावेजों के उपयोग में कुछ कठिनाइयां जो थी वो पहला है, छापे खाने मतलब प्रिंटिंग प्रेस नहीं होने से पांडुलिपियों की नकल लिपिकों या नकल नवीसों द्वारा की जाती थी और उसकी कॉपी, फोटोकॉपी, जीरोक्स मतलब उसकी प्रतिकृति हाथ से लिखकर बनाई जाती थी। अब होता क्या था मित्रों, कहीं कहीं भाषा या शब्द समझ नहीं आने पर लिपिक अर्थात उसको जो लिखने वाला है सुलेख नवीस है, नकल नवीस है, उस शब्द की जगह कोई अन्य शब्द अनुमान के आधार पर लिख देते थे। और जब अनुमान के आधार पर लिखते तो शब्द बदल जाता था। धीरे धीरे ये क्रम बहुत ज्यादा हो जाता तो एक समय ऐसा आता था जब मूल जो पांडुलिपि है उसकी जानकारी बदल दी जाती थी या बदल जाती थी। यह समस्या हमारे सामने थी। इसको आपको 3 भागों में इसका आंसर लिखना है। छापे खाने नहीं थे, उसके बाद में कोई शब्द समझ में नहीं आता था, और उसकी जगह पर जब हम दूसरा शब्द लिख देते थे तो पांडुलिपियों की जो मूल भावना है उसमें बदलाव आ जाता था। प्रश्न संख्या 10 देखिए कि इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? तो इसका जवाब हमने 2 बिंदुओं में दिया है कि अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर तो कुछ शासकों के धर्म के आधार पर, जैसे कि जेम्स मिल ने किया था, इतिहास का विभाजन करते हैं। हमने ये जाना था कि जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालों को बांटा था। दूसरा जो बिंदु है कि किस घटना के बाद कालक्रम तय करे, इतिहासकार इस मुख्य समस्या का सामना करते हैं कि कौन सी घटना को एक युग की शुरुआत मानी जाए और एक युग का समापन। ये उनके सामने प्रॉब्लम आती है। तो आपको सिंपल से 2 बिंदुओं में इसका आंसर लिखना है कि इतिहासकारों के सामने कौन सी समस्याएं आती हैं। प्रश्न संख्या 11 में मानचित्र 1 और 2 की तुलना करते हुए दोनों के बीच में समानताएं और असमानताएं बतानी है। मित्रों, दोनों ही चित्र मैंने एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उससे लिए हैं आपको समझाने के लिए। पहला चित्र 1154 के अंदर बनाया गया था अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी के द्वारा। दूसरा 1720 का मानचित्र है ग्लीवोम द लिस्ले द्वारा, जो फ्रांस के मानचित्रकार थे। एटलस नूवो के अंदर इसका वर्णन किया गया है। अब दोनों में आपको समानताएं और असमानताएं बतानी है। उत्तर लिखते समय मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी और मानचित्र 2 फ्रांसीसी मानचित्रकार ग्लीवोम द लिस्ले, नाम याद रखिएगा, अल इदरीसी और ग्लीवोम द लिस्ले 1720 में बनाया। समानता यह है कि मानचित्रों में भारतीय उपमहाद्वीप को वर्तमान की भांति मिलते जुलते आकार में दर्शाया गया है। कुछ नाम जाने पहचाने भी है, जैसे कन्नौज और सूरत, 2 यहां पर हमने एग्जाम्पल दिए। असमानता क्या है देखिए, अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज उत्तर भारत है। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है और जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए गए हैं। ये असमानता है दोनों के अंदर। तो ये आपको लिखना है। बड़ा ही सरल प्रश्न है, इसका सरल ही जवाब देने की कोशिश की है मैंने। जब आप अपने वीडियो देखेंगे नवो एकेडमी के, जो मैंने क्लासरूम टीचिंग के फॉर्मूले पर बनाए हैं मित्रों, आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में बहुत सरलता से इसको हमने करने की कोशिश की है। प्रश्न संख्या 12,
पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख अर्थात रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते थे। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है, क्या यहाँ पर कोई अभिलेखागार है, उसकी देखभाल कौन करता है, वहां किस तरह के दस्तावेज अर्थात रिकॉर्ड संग्रहित है, कलेक्ट किए हुए हैं, उनका उपयोग कौन लोग करते हैं। सीधा सा प्रश्न है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आप कहीं अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय में जाएंगे, आपको वहां पर इसका उत्तर मिल जाएगा। अगर आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद में एक बार अपने ग्राम पंचायत का भ्रमण कर लेंगे, आप इसका उत्तर प्रैक्टिकली कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर नहीं भी जाएंगे तो आपको इसका जवाब मेरी स्क्रीन पर मिल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के अभिलेख अर्थात रिकॉर्ड्स ग्राम पंचायत और तहसील अर्थात तालुका पंचायत तालुका ऑफिस में रखे जाते हैं, जबकि शहर के जिला पंचायत और नगर पालिका कार्यालय में रखे जाते हैं। दूसरा बिंदु हमने बनाया है, देखिए इतना सरल, इसको सरल करने की कोशिश की है मैंने। इनको संबंधित अधिकारी तैयार करते हैं, जैसे पटवारी, तहसीलदार गांव और तहसील में, आयुक्त और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शहर में। इन अभिलेखों का उपयोग नागरिकों के विभिन्न कार्यों और योजनाओं के संबंध में किया जाता है। अगर इतना लिखेंगे आप तो कहीं भी आपका अंक कटेगा नहीं। अध्यापक जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है, निश्चित रूप से वो आपके इस प्रश्न से प्रभावित होगा। तो ये 12 प्रश्न थे। इन 12 प्रश्न पाठ्य पुस्तक से लिए मैंने। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए मित्रों, यहां पर एक बात साफ कर देना चाहूंगा, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दें, बिल्कुल नहीं। प्रश्न वही होने चाहिए। देखिए कक्षा 6, 7, 8 के अंदर जो अभ्यास के प्रश्न है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, खास करके सामाजिक विज्ञान में। लेकिन फिर भी हम डिटेल में पढ़ते हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं जो हमारे जिज्ञासु मन के साथ रहते हैं और हमें उसको लिखने में मजा आता है। मैंने वही कोशिश की है दोस्तों। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स निकाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि अल इदरीसी ने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा कब बनाया। आपके सामने 3 विकल्प है, 1154 ईस्वी, 1170 ईस्वी और 1185 ईस्वी। लेकिन आपकी नजर सिर्फ 1154 पर टिकेगी क्योंकि यही सही आंसर है। नीचे इसका आंसर मैंने लिखा है अ। कताई के लिए किसका आविष्कार हुआ? सूत की कताई अर्थात कपड़ा बनाना। तो पाइप, रहट और चरखा में से हम चरखा के साथ जाएंगे तो सही होगा। नस्तिल्क क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये एक प्रकार की लिपि है जिसका वर्णन मैंने क्लासरूम टीचिंग जो वीडियो बना उसके अंदर किया हुआ है। मुस्लिम धर्मशास्त्री को क्या कहा जाता था? इसका जवाब आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, उलेमा। जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको विस्तार से बताया था। तो ये 4 प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। आप इसको अभ्यास के लिए लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। फिर यहां पर देखिए मैच द कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एग्जाम के अंदर। मिलान कीजिए, कुरान, अल इदरीसी, रहट, अमीर खुसरो और नकल नवीस। लेकिन उनके सामने भी 5 शब्द लिखे हुए। आपको बताना है कि प्रतिलिपि, तूतीय हिंद, 1154 में भारत का मानचित्र, सिंचाई और इस्लाम में से कौन किसके साथ परफेक्ट बैठेगा। मित्रों कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, इसलिए कुरान का जो संबंध है वो इस्लाम से होगा। अल इदरीसी 1154 में भारत का मानचित्र बनाया, पिछले स्लाइड में हमने जिसका जिक्र किया था। रहट सिंचाई से संबंधित है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अमीर खुसरो को भारत का तोता, तूतीय हिंद कहा जाता है, जिसने सितार और तबले का आविष्कार किया था। और नकल नवीस जो फोटोकॉपी, जो जेरोक्स, जो प्रतिलिपि बनाते थे हाथ से लिख करके। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल है, आप इसको नोटबुक में लिखें, काफी काम आएगा। फिर ब्लैंक स्पेस को हम नहीं छोड़ सकते। जब भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात होती है दोस्तों, तो ब्लैंक स्पेस, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो 2 नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? बहुत सिंपल है, दोआब क्षेत्र। 2 संख्या से है, आब का मतलब पानी। 2 नदियां जहां पर क्षेत्र के अंदर बहती है वो दोआब क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ होता है। मध्यकाल में सिंचाई के लिए रहट का आविष्कार हुआ। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको रिपीट किया गया यहाँ पर। जो व्यक्ति एक ही ईश्वर को मानते हैं वो एकेश्वरवादी कहलाते हैं, जैसे कि इस्लाम को मानने वाले लोग। समाज के बड़े बुजुर्गों की सभा जाति पंचायत कहलाती थी। तो ये आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न हैं। और उसके साथ में मैं बताना चाहूंगा मित्रों, नवो एकेडमी आपके लिए लाया है क्लास 7 के लिए हिंदी मीडियम की बहुत प्यारी सी किताब, जिसके अंदर सिलेबस को बहुत सिंपल करके, एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिख करके बहुत ही सरलता से समझाया गया है। न शब्दों की भरमार है,
न क्लिष्टता है, मतलब न कठिनता है। जब आप इस किताब को जब ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, आप देखेंगे कि वास्तव में इसमें मैंने स्वयं इसको लिखा है और कोशिश की है बच्चों के लेवल तक जाकर के समझाने की। मैं आशा करता हूँ जब भी ये मार्केट में आएगी तब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और आप इसको ज़रूर पढ़ के इसका लाभ लें। आगे देखिए, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए नवो एकेडमी आपका थैंक्स अदा कर रहा है, आपको धन्यवाद बोल रहा है। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, खास करके मेरे जो छोटे-छोटे दोस्त हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, नवो एकेडमी आपके लिए, आपके अच्छे के लिए प्रयासरत है और मैं गुमान सिंह सदैव आपके लिए अच्छे से अच्छा, सरल से सरल वीडियो लेकर के आऊँगा। एक बार फिर से आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।